सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, अब चूंकि पहलगाम हमले को 1 महीने पूरे हो चुके हैं, इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया है, लेकिन वो कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि रही जिसके जरिए आप देश को यह बताना चाहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी भारत की, और अगर पड़ोसी मुल्क ने दोबारा ऐसी हिमाकत की तो फिर घर में घुसकर इसका जवाब उसको दिया जाएगा। सुधांशु जी। देखिए, इस 1 महीने में हम कहेंगे झेलम में और गंगा में बहुत पानी बह गया। पहला बदलाव यह आया कि अब भारत टेरर के ऊपर निर्णायक आक्रमण करने वाले देशों में से एक हो गया। 2016 में जब उरी में के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो हम मिलिट्री के रास्ते से गए, थल सेना ने जाकर उनके टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया। जब 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, तो हम एयर के रास्ते से गए और उनका लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किया। 2025 में, जबकि अब पाकिस्तान के पास सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, सब तरफ से वो चौकन्ना था, उसके बाद हमने अंदर जाकर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉय किए। यानी एवरी टाइम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार में कैंप, दूसरी बार में लॉन्च पैड और तीसरी बार में हेडक्वार्टर। और जो मरकज सुभान अल्लाह है, 100 किलोमीटर अंदर जाके बहावलपुर के पास भारत का इतना अंदर जाना, यह दर्शाता है कि कितना बड़ा परिवर्तन आया। समझिए, एक दौर था भारत में आके वो लोग आतंकवादी घटनाएं करते थे और मरकज सुभान अल्लाह में बैठकर सुभान अल्लाह कहते थे। पहली बार उन्हें सुभान अल्लाह की बजाय या अल्लाह याद दिलाने का काम भारत की सेना ने आके किया है। और दूसरा बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि आज आप देखिए, पूरा इंटरनेशनल डिस्कोर्स भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर से हटकर टेरर पे आ गया। यानी अब मुख्य मुद्दा यह है कि पाकिस्तान कह रहा मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, भारत ने कहा है कि टेरर के ऊपर कर रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा थोड़ा साइड में चला गया है। तीसरा सबसे बड़ी उपलब्धि, हम दुनिया के इस समय इकलौते देश बने हैं जिसने न्यूक्लियर ब्लफ यानी न्यूक्लियर धमकी को दरकिनार कर दिया है। यह पहली बार ऐसा हुआ किसी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के अंदर 100 किलोमीटर नहीं, 177 किलोमीटर अंदर तक जाके भारत ने काम किया। चौथा मैं उपलब्धि बताना चाहता हूं, और कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। ये उनके वर्ड हैं, मैं कोट से शुरू करके अनकोट करता हूं। कोट वो ये कहते हैं कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात को हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने रात को 2:30 बजे मुझे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई बेसेस के ऊपर मिसाइल छोड़े हैं और नूर खान एयर बेस के ऊपर मिसाइल गिरा है, अनकोट। अब इसके बाद जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और वो आके कहे आर्मी चीफ को कोट करते हुए, और नूर खान उनका सबसे स्ट्रेटेजिक बेसिस में से एक है, तो ये अपने आप में प्रमाण है इस बात का। और मैं एक और उपलब्धि बताना चाहता हूं चित्रा जी, जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने जितना अच्छा काम किया, पाकिस्तान का चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया। इसलिए जो चाइनीज डिफेंस कंपनी है एविक डिफेंस सिस्टम चेंगडू की, उसके इस घटना के तुरंत बाद 9% से लेके 15% शेयर गिरे। 9% से लेके 15% का डाउनफॉल अपने आप में बहुत बड़ा है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की उसको दोबारा उठाने के, उसके बाद भी ओवरऑल चाइना का जो डिफेंस स्टॉक है वो लगभग 6% नीचे आया है। यह इस बात को दर्शाता है कि भारत की तकनीकी क्षमता, तकनीकी दक्षता के साथ साथ, और एक लास्ट में बात कह दूं, पहली बार ऐसा हुआ है भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज चुप है, कोई प्रस्ताव नहीं है, यूएन में कोई प्रस्ताव नहीं है। यहां तक कि मुस्लिम वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े देश, जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर सऊदी अरब और शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर ईरान, दोनों ने आतंकवाद की आलोचना की और उसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया है। यानी किसी भी प्रकार का पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से भी समर्थन नहीं मिला। ठीक है, सरकार ये अपनी उपलब्धियां बता रही है और गिना रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, और दुनिया भर के मुल्कों का किस तरह का रिएक्शन रहा है। सुप्रिया शिने जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत सरकार अर्ध सत्य बोल रही है? मैं आशा करती हूँ 3 मिनट 15 सेकंड सुधांशु जी बोले और आपने उनको नहीं टोका, मुझे भी नहीं टोकेंगी। ये फेस ऑफ है और हम दोनों को बाकी अपनी बातें कहने का बेधड़क जैसे उनको मौका मिला, मुझे भी मिलेगा। आज सीधा 1 महीना, ठीक 1 महीना हुआ, दुर्दांत आतंकवादी हमारी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर आए, असलहे लेकर आए और उन्होंने निर्दोष 28 लोगों की हत्या कर दी और 200 किलोमीटर के बाद वो फरार हो गए। आज 1 महीना बीत गया है और शहीदों के परिवार पूछ रहे हैं। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर सबको भरोसा, और हमारी सेना और शौर्य के पराक्रम ने क्या किया उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन आज शहीदों के परिवार जो
अपने परिजनों को खोने का 1 महीने का दुख झेल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं वो 4 दुर्दांत आतंकवादी कहां हैं, उनके सर काट के हिंदुस्तान कब लाएगा, और जब वो आएंगे तब न्याय होगा। इसके बाद बात करते हैं सेना के शौर्य और पराक्रम की। हमारी तो सेना के शौर्य और पराक्रम पर सबको नाज है। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने 65 में, 71 में, 99 ने बार बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। इस बार भी वही काम किया। इस बार भी पाकिस्तान को नाको चने चबा दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई और पाकिस्तान को त्राहिमाम करना पड़ा। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो हमें इतना भरोसा है कि आक्रामक बिल्कुल कार्रवाई सेना कर रही थी, और बीच में सीज फायर होने पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। हमारी सेना ने बार बार पाकिस्तान को लेसन सिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हमारी सेना ने इंदिरा जी के नेतृत्व में। तो जब सीज फायर होता है तो कुछ सवाल खड़े होंगे, लेकिन हम उस पर भी कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो सरकार है उसका दायित्व है, वो कर सकती है सीज फायर। लेकिन मुझे थोड़ी सी चिंता इस बात की है, और मैं भारत की संप्रभुता पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो वो अमेरिका हो या उसका बाप हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। 11 दिन में 8 बार डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं और श्रेय लेते हैं मैंने सीज फायर कराया, वो बार बार कहते हैं मैंने ट्रेड की धमकी दी। उनके यहां से वक्तव्य आता है, वो हमसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं। उनके यहां से वक्तव्य आता है मैं कश्मीर में हस्तक्षेप करूंगा। वो वक्तव्य देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी न्यूट्रल साइट पर मिलेंगे, और हमारे यहां से प्रधानमंत्री के कार्यालय से प्रधानमंत्री 2 बार चर्चा, 3 बार इस पर कर चुके हैं, आके सामने बोल चुके हैं। उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। क्या हमारी संप्रभुता को अमेरिका नहीं लड़का रहा है? कौन होता है अमेरिका हमारे बीच में बोलने वाला? और अगर अमेरिका के 28 नागरिक इस तरह से निर्मम रूप से, क्रूर रूप से मारे गए होते तो क्या वो दुनिया भर से सीज फायर करवाता? मेरा अपना मानना है कि भारत सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अमेरिका को बताना पड़ेगा हमारे मामले में हस्तक्षेप मत करिए। क्योंकि मैं एक बात यहां पर पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, लेकिन आज जो अमेरिका कर रहा है वो पाप है। वो पाकिस्तान जैसे कंगले आतंकी देश को हमारे समकक्ष लाके खड़ा कर रहा है। वो बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक स्वर में, एक भाषा में ले रहा है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी हमारी विफलता यह है कि 2008 के बाद जिस पाकिस्तान को आतंकी मुल्क मान के आतंक को शरण देने वाला माना जाता था, आज वो पाकिस्तान हमारे समकक्ष बोला जा रहा है। अरे क्या हैसियत है पाकिस्तान की? 41,000 करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं कंगले, IMF का लोन ले रहे हैं। अब यह अलग बात है कि हम उसका विरोध नहीं कर पाए, हमारे साथ वहां के मुल्क, वहां पे IMF के मुल्क नहीं खड़े हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम कोई कैसे साथ में ले सकता है? और अमेरिका बार बार ये कर रहा है। सरकार उसको क्यों नहीं बोल रही है कि आप ये कहना बंद कीजिए, ये हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी इंडिपेंडेंस पर, हमारी इज्जत पर प्रहार है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी सबसे बातें करते हैं, अमेरिका से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बंद करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों का जो बार बार वो श्रेय ले रहे हैं? आप कौन होते हैं हमारे बीच में सीज फायर कराने वाले? हमारी सरकार सीज फायर कर सकती है, आक्रामक कार्रवाई हो रही थी उसके बीच में सीज फायर किया, वो सवाल उठ सकता है। लेकिन आप कौन होते हैं भाई? आप कहां से आ गए हमारे बीच में बिचौलिए बनकर? आप कौन होते हैं कश्मीर की बात करने पाए? कश्मीर हमारा मुद्दा है, हम उसको सॉल्व करेंगे। आज शहबाज शरीफ का बयान मैंने सवेरे देखा, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और दुबई में न्यूट्रल साइट पे वार्ता हो सकती है। अरे तुम कौन होते हो वार्ता कराने वाले? अमेरिका के आप लोग इशारों पे पल रहे हैं। आज हम अमेरिका को बोल नहीं पा रहे, इस तरह की बातें करनी बंद करिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संप्रभुता